हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी तक आपको बताए एक्साइज में अमेंडमेंट, एक्साइज में रीसेंट केस लॉज एंड सम मोर इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट। आपकी 40-45 मिनट्स की 3 क्लासेज और एक आपकी 15 मिनट्स की क्लासेज, यानी टोटल 135 एंड 15 150 मिनट्स, यानी 2.5 आवर्स के लेक्चर्स में आपको एक्साइज के मेजर अमेंडमेंट और रीसेंट केस लॉज के बारे में मैंने आपको बताया। अब आज का जो लेक्चर है वो उसी तरह समरी फॉर्म में, कि बेसिकली सबका कुछ ना कुछ, क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम डिवोट कर सकें, लेकिन अगर कोई भी केस स्टडी, कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आ जाए जो किसी केस से, किसी रीसेंट प्रोसीजर से, अमेंडमेंट से कंसर्न रखता है, तो आपको उससे थोड़ा जान पहचान रहे, आपको लगे कि थोड़ा थोड़ा हमको इसके बारे में कंसेप्चुअली पता है। ऐसा कुछ सर ने बताया था। ऐसा ना हो कि आप उस रीसेंट अमेंडमेंट के बारे में बिल्कुल ब्लैंक हो, ये पर्पज है। उसकी डिटेल नॉलेज, उस अमेंडमेंट के बारे में बहुत थोरो स्टडी करना, ये अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ द टाइम कॉन्स्टेंट, बिकॉज फॉर दिस अटेम्प्ट ये जो लेक्चर है ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनको केवल लास्ट मिनट रिवीजन करना है। लास्ट मिनट रिवीजन, कम से कम समय में अमेंडमेंट्स के बारे में जानना है। ओके, तो मैं शुरू करता हूँ बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला अमेंडमेंट है कस्टम एयरपोर्ट। अभी तक हमने आपको पढ़ाया था कस्टम एयरपोर्ट क्या होता है। कस्टम एयरपोर्ट वो एयरपोर्ट होता है जहाँ पर गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, और दैट इज द पार्ट ऑफ जहाँ पर कि एयरक्राफ्ट लैंड होता है, ठीक है। लेकिन अब जो कस्टम एयरपोर्ट की डेफिनेशन में यदि एयर फ्रेट स्टेशन भी बनाया गया है, एयर फ्रेट स्टेशन भी जो अमेंडमेंट किया गया है रिसेंटली बाय सर्कुलर नोटिफिकेशंस, कुछ अमेंडमेंट होते रहते हैं। ये जो अमेंडमेंट हुआ है कस्टम एयरपोर्ट में, अब एयरपोर्ट के अलावा एयर फ्रेट स्टेशन भी आएगा। ओके, सेकेंड अमेंडमेंट है कि जो सेंट्रल वो CBEC है, इट में अपॉइंट एयर फ्रेट स्टेशन एंड इनलैंड कंटेनर डिपो। ओके, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अलावा जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम है, अब ये भी डिसाइड कर सकता है और ऑथोराइज कर सकता है, रिकग्नाइज कर सकता है एयर फ्रेट स्टेशन को और इनलैंड कंटेनर डिपो को। ये इनलैंड कंटेनर डिपो को अपॉइंट कर सकता है और ये अपॉइंट कर सकता है एयर फ्रेट स्टेशन। एक और बहुत जबरदस्त अमेंडमेंट है, ये फिल्टर का इंपोर्ट। आपको पता होगा या आपने सुना होगा, सिगरेट पीते हुए देखा होगा, हो सकता है कुछ लोग आप में से सिगरेट स्मोकिंग करते भी हों, तो सिगरेट के पीछे जो फिल्टर होता है देखा है? हाँ, तो फिल्टर इंपोर्ट, जो फिल्टर वाला जो पोर्शन है, इसकी फिल्टर की रोल आते हैं पूरा, तो जो स्टिक आती है फिल्टर की, तो स्टिक के लिए अब फिल्टर केवल ओनली फॉर सिगरेट एंड बीड़ी के यूज के अलावा किसी और यूज के लिए फिल्टर का इंपोर्ट नहीं हो सकता। फिल्टर कैन बी इंपोर्टेड ओनली फॉर सिगरेट एंड बीड़ी।
उसके अलावा पैरेलल इंपोर्ट, पैरेलल इंपोर्ट याद है आपको, बताया था हमने पैरेलल इंपोर्ट क्या होता है। कोई भी any person who is importing an item on which some other person has intellectual property right, यानी उसका ट्रेडमार्क, उसका पेटेंट किसी और पर्सन के नाम में रजिस्टर्ड है और बिना उसकी परमिशन के जिसके नाम पेटेंट है यदि कोई गुड्स इंपोर्ट किया जाता है वो पैरेलल इंपोर्ट के अंदर आता है। ओके, तो अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो पेटेंट और ट्रेडमार्क है, पेटेंटेड गुड्स या ट्रेडमार्क, पेटेंटेड एंड ट्रेडमार्क, ये गुड्स का इंपोर्ट हो सकता है, लेकिन यदि डिजाइन, कोई डिजाइन है वो इंपोर्ट नहीं हो सकती, उसका पैरेलल इंपोर्ट नहीं हो सकता अनलेस ए पर्सन हु हैज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑन द डिजाइन ऑथोराइज यू। पेटेंटेड गुड्स हो सकता है, ट्रेडमार्क गुड्स हो सकता है, इनका पैरेलल इंपोर्ट हो सकता है, लेकिन इन डिजाइन का इंपोर्ट नहीं हो सकता। आजकल का जमाना कंप्यूटर का जमाना है, ये क्या है, ई। आज आप लेक्चर कैसे देख रहे हैं, ई लेक्चर देख रहे हैं। आज आप इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, मैनुअली जाके फाइल करते हैं, नहीं, अपलोड करते हैं। सर्विस टैक्स की रिटर्न कैसे करते हैं, अपलोड करते हैं। टीडीएस की कैसे करते हैं, अपलोड करते हैं। सर्विस टैक्स की कैसे करते हैं, तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है। तो अब इलेक्ट्रॉनिकली आपकी बिल ऑफ एंट्री in the case of the import and shipping bill in the case of export, यानी बिल ऑफ एंट्री भी अब आपको मैनुअल फाइल करने की जरूरत नहीं है। बिल ऑफ एंट्री भी आपकी कैसे फाइल हो जाएगी, बिल ऑफ एंट्री भी आपकी इलेक्ट्रॉनिकली फाइल हो जाएगी एंड शिपिंग बिल भी आपका इलेक्ट्रॉनिकली फाइल हो जाएगा। इसके लिए आपको www.ICEGATE, सीगेट की जो ICEGATE वेबसाइट है .gov.in, ये मैंने कैपिटल में केवल आपके लिए लिखा, तो ये www.ICEGATE.gov.in पर आप जाएंगे और वहाँ पर आप बिल ऑफ एंट्री का जो फॉर्म है उसको फिल करेंगे और उसको अपलोड करेंगे। तो उसके बाद में यदि सीगेट एक नंबर जनरेट कर देता है, बी नंबर जनरेट करेगा, दैट इज द नंबर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज नंबर, बिल ऑफ एंट्री नंबर। ओके, ठीक है। तो ये जो बिल ऑफ एंट्री नंबर है, हाँ बेटे हाँ, पेमेंट तो बिल ऑफ एंट्री होगी तो साथ ही साथ आपको इंटरनेट से इंपोर्ट ड्यूटी पेमेंट करने का भी प्रोविजन होगा, तो आप इंपोर्ट ड्यूटी भी पे कर सकते हैं और इसके हिसाब से बिल ऑफ एंट्री आपकी फाइल हो जाएगी। शिपिंग बिल के अंदर दो चीजें हैं, या तो आप एक्रेडिट के जो एक्रेडिट एजेंट हैं उनके द्वारा शिपिंग बिल फाइल करते हैं, अदरवाइज आपका अप टू 1 लाख इक्वल टू और लेस देन 1 लाख कस्टम ड्यूटी पर एंट्री। तो बिल ऑफ एंट्री जो है आप सीगेट की वेबसाइट के द्वारा फाइल कर सकते हैं और शिपिंग बिल को भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन शिपिंग बिल या तो एक्रेडिट एजेंट के द्वारा हो, अदरवाइज 1 लाख वाली अमाउंट का शिपिंग बिल यानी पर एंट्री 1 लाख वाले बिल आप साइन फाइल कर सकते हैं थ्रू
इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो आपको ये 5 मैंने बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बताए। पहला, कस्टम एयरपोर्ट के अंदर अब क्या क्या आएगा। कस्टम एयरपोर्ट के अंदर एयरपोर्ट के अलावा एयर फ्रेट स्टेशन भी एयरपोर्ट की डेफिनेशन में आएगा। सेकंड आपको मैंने क्या बताया, सेकंड ये बताया कि CBEC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ही अब एयर फ्रेट स्टेशन एंड इनलैंड कंटेनर डिपो अपॉइंट कर सकती है। तीसरा अमेंडमेंट मैंने आपको बताया कि जो फिल्टर है जो सिगरेट और बीड़ी में यूज होता है वो केवल सिगरेट और बीड़ी के यूज के लिए ही आ सकता है और किसी काम के लिए उसका यूज नहीं हो सकता। अदरवाइज ये इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन इसलिए लगाई गई है कि उसका मिसयूज अलग तरह की ड्रग्स वगैरह के लिए हो सकता है। फोर्थ इज पैरेलल इंपोर्ट के अंदर, पैरेलल इंपोर्ट जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर्स में जो बेसिक लेक्चर्स थे जिनमें बताया था कि वो होता है पैरेलल इंपोर्ट। कौन सा इंपोर्ट होता है पैरेलल इंपोर्ट? जब कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसी और के पास है और उसकी विदाउट परमिशंस गुड्स इंपोर्ट हो रहा है, पेटेंटेड गुड्स या ट्रेडमार्क वाला गुड्स, इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड पैरेलल इंपोर्ट। नए अमेंडमेंट के हिसाब से आप पेटेंटेड गुड्स इंपोर्ट कर सकते हैं, ट्रेडमार्क गुड्स इंपोर्ट कर सकते हैं बिना उस पार्टी की परमिशन के लिए हुए। लेकिन कोई डिजाइन जिसका राइट किसी और पर्सन पे है विदाउट उसकी कॉन्सेंट के या बिना उसके द्वारा एक्सपोर्ट किए हुए उस गुड्स को, उस डिजाइन को हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। पांचवा आपको मैंने बताया जिस तरह ई फाइलिंग इनकम टैक्स की हो रही है, ई फाइलिंग कंपनी लॉ के रिकॉर्ड्स की हो रही है, ROC की ई फाइलिंग हो रही है, सर्विस टैक्स की रिटर्न्स की ई फाइलिंग हो रही है। इसी तरह कस्टम में अब बिल ऑफ एंट्री आपको पता है इंपोर्ट के टाइम पे बिल ऑफ एंट्री फाइल करके कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद ही माल होम कंजम्पशन के लिए बाहर आ सकता है। जिस तरह आप मेट्रो में सफर करने के बाद में जब तक कार्ड स्वैप नहीं करते आप बाहर नहीं आ सकते, तो स्वैप करते समय आपका पैसा भी कटेगा। इसी तरह बिल ऑफ एंट्री माल होम कंजम्पशन के लिए जब बाहर आता है तो आपका एक तरह से कार्ड स्वैप ही है। अब वो इलेक्ट्रॉनिकली भी बिल ऑफ एंट्री फाइल की जा सकती है। इसी तरह सेल्स के केस में यानी एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग बिल भी इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किया जा सकता है एक्रेडिटेड एजेंट्स के द्वारा या फिर 1 लाख वाले ट्रांजेक्शन्स के लिए। ओके, पर कस्टमर 1 लाख इज पर कस्टमर पर एंट्री ट्रांजेक्शन है। ये मैंने आपको 5 अमेंडमेंट बहुत जल्दी में आपको बताए। उसके अलावा कुछ और अमेंडमेंट मैं आपको बताता हूँ। ये आपने कॉपी कर लिया हो तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अमेंडमेंट जो है वो है 102 गुड्स have been exempted from additional
कस्टम ड्यूटी। नोटिफिकेशन के द्वारा 6 पॉइंट ये है कि नोटिफिकेशन के द्वारा 10 आइटम्स, 10 आर्टिकल्स, 102 गुड्स हैज बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एडिशनल कस्टम ड्यूटी। ये गुड्स हैं कौन कौन से, ये हम आपको बता चुके हैं। और अभी हमें केवल ये ध्यान रखना है कुछ गुड्स एग्जेम्प्ट हुए हैं, क्योंकि इन 102 में केवल हमको एक सरसरी निगाह देखनी है, जहाँ जहाँ उनका यूज आएगा हम उनको बताते रहेंगे। अभी हमें केवल इतने कुछ क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं ये हम बता। ओके, अब एक जो अमेंडमेंट आया है वो प्रोफेशनल के हित के लिए है, CWA के हित में है। स्पेशल ये जो सैड होती थी एडिशनल ड्यूटी, ओके, स्पेसिफिक जो पहले इसका जो रिफंड था सैड का एडिशनल ड्यूटी, स्पेसिफिक एडिशनल ड्यूटी का रिफंड, पहले ड्यूटी के रिफंड के लिए पहले केवल CA का सर्टिफिकेट जरूरी होता था। अब CA के सर्टिफिकेट के साथ साथ CWA का सर्टिफिकेट भी, यानी सेट के रिफंड के लिए जो सर्टिफिकेशन करना पड़ता है कि कैलकुलेशन ठीक है या नहीं है, ये पहले केवल CA का सर्टिफिकेट मान्य था। अब ये रिफंड CWA के सर्टिफिकेट के बेसिस पे भी हो सकता है। ओके, अब जो है जब भी प्रोविजनल क्लियरेंस होगी, प्रोविजनल क्लियरेंस ऑफ द गुड्स के केस में अमेंडमेंट किया गया है कि बॉन्ड भरना जरूरी होगा, अंडरटेकिंग देनी जरूरी होगी, बॉन्ड जरूरी होगा, अंडरटेकिंग जरूरी होगी। उसके अलावा 20% ऑफ द लाइकली ड्यूटी का डिपॉजिट करना होगा। 20% बॉन्ड जरूरी होगा, अंडरटेकिंग जरूरी होगी, 20% का डिपॉजिट करना पड़ेगा। और अगर कोई भी चीज गलत पाई गई तो 15,000 रुपये की, यानी इंफॉर्मेशन इज फाउंड रॉन्ग, 15,000 की पेनल्टी लगाई गई है। तो जब भी प्रोविजनल क्लियरेंस होगी वो केवल बॉन्ड के द्वारा होगी, अंडरटेकिंग देनी होगी, 20% डिपॉजिट देना होगा, तो 15,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। ओके, उसके अलावा 9th जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बैगेज रूल है। बैगेज रूल आप समझते हैं कि जो आप अपनी, जब आप यात्रा कर रहे हैं, इफ यू आर ट्रेवलिंग आउटसाइड इंडिया, तो आप कितना सामान ले जा सकते हैं। तो बैगेज रूल के अंदर यदि आप 10 साल से ऊपर के हैं और प्लस 3 दिन से ज्यादा, 3 डेज है, मोर देन 3 डेज का आपका टूर है, तो आप 35 के ले जा सकते हैं। जो पहले 25 था उसकी जगह आप 35 ले जा सकते हैं। इसी तरह अगर ये लेस देन और इक्वल टू 3 डेज है तो आप 15 kg ले जा सकते हैं, जो पहले 12 kg था। तो बैगेज रूल के अंदर ये चेंज हुआ है। ओके,
इसी तरह इंडिया के अंदर कोई बाहर का इंडिया के अंदर आता है, NRI आता है, तो वो जो भी सामान लाता है बैगेज के अंदर, उसको जितना यूज कर लेता है, कंजम्पशन कर लेता है, वो सब ड्यूटी माफ है। लेकिन फॉरेन पर्सन के लिए जो उसके पर्सनल इफेक्ट होंगे, पर्सनल इफेक्ट वो 8,000 रुपये तक के ही हो सकते हैं, और पाक नेशनल के लिए फॉरेन पर्सनल इफेक्ट 6,000 रुपये तक के हो सकते हैं। ये सारा चेंज बैगेज रूल में हुआ है। आप जब बैगेज रूल जो मैंने आपको पढ़ाए थे उससे आप लिंकेज करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ये अमेंडमेंट पता लग जाएंगे। ओके, आज का क्लास का मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा समझाना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दिस इज केवल आपको नॉलेज फेंक रहे हैं। क्या होना है, आपको केवल इंफॉर्मेशन आर सप्लाइड बाय मी इन ए वे सो दैट दीज इंफॉर्मेशन कम समय में, कम टाइम पे आपके माइंड में आ सके, जिनसे आप शॉर्ट नोट्स बना सकें और बहुत कम टाइम में लास्ट मिनट रिवीजन कर सकें अमेंडमेंट्स का। ओके, अब मैं आपको ये मिटा देते हैं, उसके बाद में कुछ और अमेंडमेंट बताएंगे, फिर कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉज बताएंगे कस्टम के बारे में। ओके, तो जो चेंज है, तो सबसे पहले एक चेंज बता देते हैं कि एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया है, प्रोसीजर फॉर रिवोकिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑथोराइज्ड डीलर। ऑथोराइज्ड डीलर के रिवोकेशन का प्रोसीजर बताया गया है। तो इसमें प्रोसीजर में सबसे पहले क्या है कि जब भी यानी डिपार्टमेंट को किसी ऑथोराइज्ड डीलर का जो लाइसेंस है वो रिवोक करना है तो उसको नोटिस देना होगा। नोटिस देने के बाद में जो ऑथोराइज्ड डीलर है वो 45 डेज के अंदर, विद इन 45 डेज एक अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा। नोटिस के जवाब में 45 डेज के अंदर रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा। उसके बाद में डिपार्टमेंट उसकी इंक्वायरी करेगा। ये इंक्वायरी कितने दिन की? 3 मंथ्स में। ये हम मिटा देते हैं। इंक्वायरी करेगा, ये इंक्वायरी डिपार्टमेंट को 3 महीने के अंदर कर लेनी है। 4th नंबर पर इसका क्रॉस एग्जामिनेशन, जो रिटन स्टेटमेंट ऑथोराइज्ड डीलर ने दिया है, इंक्वायरी करने के बाद में उससे सवाल जवाब होंगे, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। उनके बेसिस पे एविडेंस गैदर कर और उन सब ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस रिपोर्ट बनाई जाएगी और रिपोर्ट के बेसिस पे उस रिपोर्ट में जो भी एक्सप्लेनेशन होंगे ऑथोराइज्ड डीलर के, उन एक्सप्लेनेशंस को कंसीडर किया जाएगा। ओके, इन रिपोर्ट के बाद में ऑथोराइज्ड डीलर चाहे तो 60 डेज के अंदर एक अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकता है विद इन
60 डेज, 60 डेज के अंदर अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। उस रिप्रेजेंटेशन के बाद में ही कोई ऑर्डर पास होगा। उसके बाद डिपार्टमेंट पास ऑर्डर, जो भी ऑर्डर होगा, वेदर द रजिस्ट्रेशन विल बी रिवोक्ड और नॉट, लेकिन प्रोसीजर यही फॉलो होगा। नोटिस होगा, डिपार्टमेंट सबसे पहले नोटिस देगा। नोटिस देने के बाद में उनको ऑथोराइज डीलर को टाइम देगा कि 45 डेज के अंदर यदि ऑथोराइज डीलर चाहे तो रिटन स्टेटमेंट सबमिट कर सकता है। रिटन स्टेटमेंट सबमिट करने के बाद में रिटन स्टेटमेंट के कंटेंट्स को देखते हुए 3 महीने तक इंक्वायरी करेगा डिपार्टमेंट। इंक्वायरी करने के बाद में क्रॉस एग्जामिन करेगा रिटन स्टेटमेंट को, और क्रॉस एग्जामिन करने के बाद में यानी फर्दर चिट्ठी पत्री बातचीत बहुत सारी चीज़ों के जवाब ऑथोराइज डीलर से मांगे जाएंगे। उसके बाद उन सब कॉरस्पॉन्डेंस, उन सब इंक्वायरी, उस रिटन स्टेटमेंट क्रॉस एग्जामिनेशन से एविडेंस गैदर करके रिपोर्ट बनाई जाएगी, और साथ ही साथ उस रिपोर्ट पर एक्सप्लेनेशन लिए जाएंगे। उस रिपोर्ट और एक्सप्लेनेशन के बाद में एक मौका दिया जाएगा कि 60 दिन के अंदर उस रिपोर्ट के अगेंस्ट कोई भी रिप्रेजेंटेशन यदि ऑथोराइज डीलर देना चाहता है तो रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, और उस रिप्रेजेंटेशन के बाद ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। ये एक प्रोसीजर नया आया कस्टम एक्ट के अंदर, तो मैंने आपको ये प्रोसीजर शॉर्ट में बताया है, क्योंकि हो सकता है कोई थ्योरी का क्वेश्चन या शॉर्ट नोट प्रोसीजर फॉर रिवोकिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑथोराइज डीलर भी आ सकता है। हो सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन हो, लेकिन इस पे क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए इसकी नॉलेज, क्योंकि ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, तो ये देना मैं समझता हूँ ये ठीक रहे। अब ये आपको मैंने बताया है कि ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स आपको बता रखी है। SPIS, BK गोय, FMS, FPS और SHIS। सर ये तो आपने पहले भी बता दिया, तो बेटे इन सब के बेसिस पर, इन स्क्रिप्ट के बेसिस पे आपको ड्यूटी की क्रेडिट मिल जाती है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और आप सबका भी कहना है कि इस पर सर बार बार डिस्कस मत कीजिए, तो मैं आपको केवल रिमाइंड करा रहा हूँ। SIFS, SFIs, BK गाय, FMS, FPS, SSI, ये जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स हैं, इनके बेसिस पे ड्यूटी क्रेडिट मिल जाएगी। लेकिन बस ध्यान रखने वाली बात यह है, 28AA सेक्शन आ चुका है। यदि आपने कोई फ्रॉडुलेंट इसके बेसिस पे ड्यूटी अवेल की, तो उसमें आपको 28AA के हिसाब से जो भी कंसिक्वेंसेज हैं वो आपको बियर करने होंगे, भुगतने होंगे। ये आपको मैं इस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स के बारे में, अब मैं आपको थोड़े से, आपको पता है आज की डेट में चाइना तो वो एंटी डंपिंग कर रहा है। एंटी डंपिंग तो जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी के रिफंड है, तो एंटी ड्यूटी के रिफंड के रेट भी स्पेसिफाई किए गए हैं कि आज की डेट में एंटी डंपिंग ड्यूटी के रेट बदल गए हैं। ये आपको नोट करना है। इसी तरह ये जो सेफगार्ड ड्यूटी
for safeguarding Indian industries against China's industries, अगेंस्ट आप लिख सकते हैं केवल चाइना। फिर ये जो 10 साल का पीरियड था, तो जो है 10 इयर्स के का जो पीरियड थी उसका एक्सटेंशन, और जो क्वांटिटी की लिमिटेशंस थी कि क्वांटिटी कितने क्वांटिटी तक लिमिटेशन लगेगी, अब वो क्वांटिटी की कोई लिमिटेशन, क्वांटिटी लिमिटेशन हटा दी गई है, और 10 इयर्स के बाद भी एक्सटेंशन इस सेफगार्डिंग ड्यूटी का कर दिया गया है। लॉ में प्रोविजन कर दिया गया है कि चाइना से जो सेफगार्ड ड्यूटी है फॉर सेफगार्डिंग इंडियन इंडस्ट्री अगेंस्ट चाइना, जो 10 साल के लिए होती थी, उसका एक्सटेंशन कर दिया गया है। ठीक है, वो एक्सटेंड की जा सकती है, और उसके अलावा जो क्वांटिटी की लिमिटेशंस थी, अब कोई लिमिटेशन नहीं है, कितनी भी सेफगार्डिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट केसेज हैं कस्टम के, कस्टम प्रोसीजर्स और कस्टम लॉ के। तो केसेज ऑन कस्टम लॉ, केसेज ऑन कस्टम लॉ रिलीवेंट फॉर नवंबर 2013 में अब आपको ये जो केसेज हैं ये आपको बता देता हूँ। ओके सर, आपने तो ये ओवल शेप में बना दिया, ये जानबूझ के बनाया है ओवल शेप में, क्योंकि थोड़े ज़्यादा केस लॉज इसके अंदर आ सकते हैं। तो इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है तिरुपति उद्योग का। इस तिरुपति उद्योग ने कहा कि भाई जो SEZ है, SEZ के अंदर कस्टम ड्यूटी नहीं लग सकती, ना तो SEZ एक्ट में और ना कस्टम एक्ट में। तिरुपति उद्योग के केस में डिपार्टमेंट का कहना था कि कस्टम एक्ट में और SEZ एक्ट के अंदर प्रोविजन से क्या SEZ के अंदर कस्टम ड्यूटी लग सकती है, लेकिन कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि क्योंकि SEZ एक्ट के अंदर भी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एक्ट बना है, ना तो उसमें कोई कस्टम ड्यूटी लगाने का प्रावधान है, और ना ही कस्टम एक्ट कहता है कि SEZ में कस्टम ड्यूटी लगानी चाहिए या लगेगी। इसलिए तिरुपति उद्योग के अंदर ये डिसीजन हुआ कि SEZ पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी किसी भी सूरत में, किसी भी ना SEZ के अंदर एक्ट के अंदर, ना कस्टम एक्ट के अंदर। यदि DTA से भी और कहीं से भी माल SEZ के अंदर भेजा जाता है। ओके, एक और इम्पोर्टेंट केस था ड्रगले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। इसके अंदर कंपनी ने क्या किया, कुछ गुड्स मिस डिक्लेरेशन के बेसिस पर कुछ गुड्स होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करा लिया ऑन द बेसिस ऑफ मिस डिक्लेरेशन। बाद में डिपार्टमेंट ने वो सारा गुड्स कन्फिस्केट कर लिया। तो कंपनी का कहना था कि मिस डिक्लेरेशन जो हुई वो गलती से हुई है और हम उसकी ड्यूटी दे सकते हैं, कन्फिस्केशन ना किया जाए। कोर्ट ने कहा कि मिस डिक्लेरेशन के केस में कन्फिस्केशन वैलिड है, क्योंकि जबकि कंपनी ने मिस डिक्लेरेशन के बेसिस पे
कन्फिस्केशन को चैलेंज किया था। कोर्ट ने कहा कन्फिस्केशन हो जाएगा अगर मिस डिक्लेरेशन के बेसिस पे गुड्स को क्लियर कराया गया है। ओके, अब एक और बहुत एक डाइकन एयर कंडीशनर नाम सुना होगा आपने, आजकल बहुत ज़्यादा ऐड कर रहे हैं नोएडा में और कई जगह डाइकन एयर कंडीशनर्स ने, और इवन टीवी पे बहुत ऐड आ रहा है। ये डाइकन एयर कंडीशनर ने कुछ इंडोर जो स्प्लिट एसी होते हैं, इसकी 2 यूनिट होती हैं, इंडोर यूनिट एंड दूसरी होती है आउटडोर यूनिट। 2 यूनिट होती है, यस सर, ये 2 यूनिट होती है। तो इस कंपनी ने क्या किया, इसने कुछ एसी बेचे इंडोर प्लस आउटडोर, कुछ एसी बेचे इंडोर, कुछ एसी बेचे केवल आउटडोर यूनिट। इसने कुछ एसी तो उसके बाद कुछ इंडोर यूनिट पर कंपनी ने क्या किया, स्टैंड एलोन एग्जेम्पशन क्लेम की। स्टैंड एलोन एग्जेम्पशन क्या होती है? हाँ सर, वो हमको पता है, आप पहले भी बता चुके हैं। तो बेटे यहाँ पे केवल मैं रिवीजन करा रहा हूँ, फिर भी कोई चीज यदि आपको लगे कि पूछने की है आप पूछ लीजिए, अदरवाइज आप मेल कर सकते हैं drupkum@yahoo.com पर। तो इंडोर यूनिट थी, उस पर स्टैंड एलोन एग्जेम्पशन क्लेम की। डिपार्टमेंट का कहना था क्योंकि ये जो एयर कंडीशनर है, इंडोर और आउटडोर यूनिट मिला के एक एसी होता है, तो आधे हिस्से पे या केवल इंडोर यूनिट पे स्टैंड एलोन एग्जेम्पशन नहीं मिल सकती। लेकिन कोर्ट ने कंपनी की प्ली को माना और कोर्ट ने कहा कि कुछ एसी अगर इंडोर और आउटडोर दोनों को एक साथ मिलाकर बेचे गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अकेले नहीं बेचे जा सकते या उन पर स्टैंड एलोन एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए स्टैंड एलोन एग्जेम्पशन allowed by the court. Okay. फिल्म मार्केटिंग कंपनी का केस, फिल्म मार्केट कंपनी के केस में क्या हुआ था, जो गुड्स इंपोर्ट किया था, उस इंपोर्ट पे फर्दर प्रोसेस किया और इस फर्दर प्रोसेस पे एक्साइज ड्यूटी लगी। डिपार्टमेंट ने कहा इस पे काउंटर वेलिंग CBDV लगना चाहिए, इस पे CBDV लगना चाहिए। लेकिन डिपार्टमेंट ने कहा CBDV लगना चाहिए, तो कंपनी न्यायालय की शरण में गई, कोर्ट के पास गई। कोर्ट ने कहा क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी इज पेइंग एक्साइज ड्यूटी, तो देयर इज नो नीड ऑफ काउंटर वेलिंग ड्यूटी। फिल्म मार्केट के केस में कहा था कि यदि गुड्स इंपोर्ट किया गया है और उसको फर्दर प्रोसेसिंग हुई है और फर्दर प्रोसेसिंग के बाद में एक्साइज पे हुई है, तो जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है वो एक्साइज के लिए ही तो लगाई जाती है, और जब एक्साइज ड्यूटी पे हो चुकी है तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी की कोई ज़रूरत नहीं।
अब एक बहुत इम्पोर्टेंट केस, और आप सब उस कंपनी के बारे में बहुत परिचित हैं, बहुत से उसका मोबाइल रखते हैं, बहुत से उसका इंटरनेट यूज करते हैं, डेट इज भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल कुछ इक्विपमेंट बेचती थी, और साथ में भारती एयरटेल ने कुछ इक्विपमेंट विद सॉफ्टवेयर इंपोर्ट किए। तो भारती एयरटेल का कहना था इक्विपमेंट अलग है एंड सॉफ्टवेयर अलग चीज है। तो ड्यूटी, क्योंकि इक्विपमेंट अलग से बेचे जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर अलग से बेचे जा सकते हैं। तो जैसा कि पहले वोडाफोन केस में हुआ था, वोडाफोन के केस में आपको मैंने पहले बताया था कि वोडाफोन केस के अंदर, वोडाफोन केस में हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर की को नहीं जोड़ा था। क्योंकि नहीं जोड़ा था, क्यों नहीं जोड़ा था? क्योंकि ये ओपिनियन दी गई थी कि हार्डवेयर अलग से बेचा जा सकता है, सॉफ्टवेयर अलग से बेचा जा सकता है, इसलिए दोनों को कंबाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस प्ली को भारती एयरटेल के अंदर कोर्ट ने नहीं माना, और कोर्ट ने कहा कि जब इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर एक साथ खरीदे गए हैं या इंपोर्ट किए गए हैं, और वो इक्विपमेंट बिना सॉफ्टवेयर के यूज नहीं हो सकता, तो हालांकि इक्विपमेंट अकेला बेचा जा सकता है, सॉफ्टवेयर अकेला बेचा जा सकता है, इवन देन इनका जो वैल्यूएशन होगा वो इक्विपमेंट प्लस सॉफ्टवेयर करके होगा, दोनों को जोड़ा जाएगा, दोनों को जोड़ा जाएगा। ओके, तो ये एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट केस। अब 3 केस मैं आपको और बताता हूँ, उसके बाद में मैं आज की क्लास फिनिश करूंगा, क्योंकि कम समय की क्लासेस ली जा रही हैं। आपको सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना है। ओके, तो अब आपको 3 केस में आपके सामने और लेता हूं। एक केस है आपका डेकोरेटिव लेमिनेट्स का, डेकोरेटिव लेमिनेट्स कंपनी का। एक है नारायण नाम्बिया मेहता, और एक केस है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। ये 3 केस ऐसा है कि वेयर हाउस में माल रखवाया डेकोरेटिव, और इसकी बिलेटेड क्लियरेंस कराई कंपनी ने, और कंपनी ने रेमिशन क्या होता है वो सब आपको पता है, यस सब, क्योंकि ये आप सब पूरा कोर्स कर चुके हैं, केवल हम आपको बता रहे हैं कुछ लास्ट मिनट रिवीजन, नए केसेज। तो रेमिशन ऑफ ड्यूटी की जब एप्लीकेशन दिया तो डिपार्टमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, कि उन्होंने कहा कि रेमिशन ऑफ ड्यूटी इज नॉट अलाउड इन द केस ऑफ
बिलेटेड क्लियरेंस, बिलेटेड क्लियरेंस के अंदर नो रेमिशन, रेमिशन नहीं मिलेगा यदि आपने बिलेटेड क्लियरेंस कराई है। तो कंपनी गई कोर्ट के पास, कोर्ट ने कहा डिपार्टमेंट सही है, तुमने गलती की है तो सजा भुगतो, आपने टाइम से यदि क्लियरेंस नहीं कराई, बिलेटेड क्लियरेंस है, इसलिए आपको रेमिशन ऑफ द ड्यूटी नहीं मिलेगी। इसके केस में रिफंड मांगा नामबियार मेहता ने, नामबियार मेहता केस में एसएससी ने रिफंड मांगा, लेकिन रिफंड के लिए जैसा आपको पता है ओरिजिनल कॉपी ऑफ GAR 7 रिक्वायर्ड होती है।